हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये है उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और उससे जुड़ी बातें, यानी रिलेटेड टॉपिक्स, इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर बाई चांस आप लोग को पता नहीं है, तो जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपके सीएमए के फाउंडेशन में इंजॉय करता है 30 मार्क्स का वेटेज। कितना मार्क्स? 30 मार्क्स, जो कि आपके लॉ में अगर चैप्टर वाइज देखें, आपके लॉ में कौन कौन से चैप्टर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उससे पहले एक बेसिक ऑफ लॉ टाइप वाला चैप्टर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, फिर उसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, और लास्ट में आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर सब में देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, दैट इज 30 मार्क्स। इसके बाद 20 और 10 मार्क्स के आपके वेटेज वाले आ जाते हैं। तो ये काफी बड़ा भी है ये टॉपिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और लॉ का बहुत ही ज्यादा बेसिक इंटीग्रल पार्ट है। मतलब जब भी कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट लॉ पढ़ता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनकी शुरुआत बेसिक्स ऑफ लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही चालू होती है। इवन मैंने भी जब लॉ पढ़ना चालू किया था, तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ा था दैट वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद अपन गए थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे, फिर उसके बाद क्योंकि मेरा करिकुलम अलग था, मैंने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट, और फिर अपन आए थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और कंपनीज एक्ट, ऐसे ऐसे करके। तो आप भी अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप लॉ पढ़ रहे हो, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप स्टार्ट करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो आपको देखना चाहिए दैट इज आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और थर्ड में आपको आना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पे। उसके पहले एक बेसिक ऑफ लॉ वाला चैप्टर है, वो तो आपको कर ही लेना है। बट जैसे अगर आप लॉ पढ़ने आ रहे हो, सीधा एक्ट पढ़ने आ रहे हो, पहले सोचोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ लोगे, समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बट एक ये जो फ्लो है ना, ये आपको एक प्रॉपर धीरे धीरे एकदम ग्रास रूट लेवल से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करते जाएगा। तो सही तरीका है, बेसिक पढ़ लो लॉ के, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आओ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे आओ, पार्टनरशिप एक्ट तो हमारे करिकुलम में भी है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी 12th क्लास में जो आप पार्टनरशिप पढ़ते थे, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, 6% का इंटरेस्ट, दुनियादारी, वही सब चीज है पार्टनरशिप एक्ट पे, और भी ज्यादा है, बट उतना आपने एक बेसिक पढ़ रखा है। तो आपका ये फ्लो होना चाहिए इंडियन आपका लॉ के पेपर को पढ़ने का। अगर आप लॉ से स्टार्ट कर रहे हो, तो जो सीक्वेंस में आपके बुक में दिया हुआ है वैसे ही आपको पढ़ना है। अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन पहले स्टार्ट कर रहे हो, उसको भी कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आपको उसको पहले करना चाहिए, वो आपका इजीली फटाफट से निपट जाएगा। फिर आप लॉ पे आ जाओ, लॉ पे सीक्वेंस वाइज आपको चलते जाना है। क्लियर बात है? हाँ जी सर। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। अपन कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं सर? अपन पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आया था ईयर 1872 में। कब आया था? इन द ईयर 1872, यानी जब हम ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थे। ठीक है, तो ये तब से एक्ट आया है, बहुत पुराना एक्ट है, हिसाब लगाओगे 200-250 साल तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पुराना एक्ट है ये, इसको अपने को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पे अगर अपन आए, ठीक है, इस एक्ट में हमको आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अपन आ जाएंगे बेसिक डेफिनेशंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये वाला टॉपिक अपन देखेंगे, और फिर अपन आएंगे विल ऑल एग्रीमेंट गिव अ राइट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इतना अपन देखेंगे और आज का लेक्चर हमारा जो है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद के आपको टॉपिक देखने, दैट इज जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। फटाफट से भैया इस वीडियो को आप भर के शेयर करो, लाइक वाइक करते जाओ, कमेंट्स करते जाओ। आपका जो फीडबैक है, कुछ चीज आपको दिक्कत लग रही है वीडियो में, कोई टॉपिक जो है पॉइंट नहीं समझ में आया, या आपको ऑडियो वीडियो रिलेटेड अगर कुछ इशू, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। नेक्स्ट टाइम से हम उसको सुधारने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। तो आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री, मिस्ट्री एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो सबसे पहले आते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री के ऊपर में, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तो अपन ने देखा कि 1872 में आया है, यानी बहुत पुराना और ब्रिटिशर्स के समय का एक्ट है, और ये एक्ट उस समय से ही ऐसा बना हुआ है कि इसमें आज के मॉडर्न टाइम में भी ये बहुत ही तरीके से परफेक्टली सूट होता है, और बहुत ज्यादा हमको इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि चेंजेस हुए हैं मॉडर्न टाइम को देखते हुए, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्ट क्या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी होने लगे। पहले क्या होता था, पेन पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट होते थे, आजकल ऑनलाइन ई कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन हमने ऐड किए हैं इस टॉपिक में, बट बहुत ज्यादा डिलीट कर दिया या बहुत ज्यादा चेंज कर दिया ऑल टुगेदर, ऐसा नहीं हुआ है। जबकि इंडिपेंडेंट इंडिया होने के बाद हमने जो एक्ट बनाया, तो बहुत सारे तो ऐसे एक्ट है जिसको हमने ऑल टुगेदर कैंसिल करके उसके प्लेस में नया एक्ट लेके आए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो कंपनीज एक्ट, जो आप अभी नहीं इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट अभी चलता है 2013 वाला, और इसमें भी हर साल हर महीने छोटे मोटे बहुत सारे मेजर चेंजेस आते रहते हैं। इसके पहले कंपनीज एक्ट था 1956, तो 1956 को हमने पूरा हटा दिया, पूरा एकदम शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया, पूरा हटाया, और 2013 में अगेन कंपनीज एक्ट नया ले आया।
बट वो चीज हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने को नहीं मिलती है। 1872 में ये एक्ट जैसा बना था, जो लैंग्वेज इसमें लिखी थी, जो डेफिनेशन इसमें दी गई थी, आज भी एज इट इज वो उसी तरीके से है। कुछ थोड़ी बहुत चीजें समय को, टेक्नोलॉजी को देखते हिसाब से इसमें ऐड हुई है, लेस इसमें नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए। बताने का मतलब ये कि उस समय ही सोचो, आज से इतने कई सालों पहले ये एक्ट इतना ब्यूटीफुली लिखा गया, इतना इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में लिखा गया कि आज भी उसी तरीके से एप्लीकेबल होता है। आज भी हम वैसे ही पढ़ते हैं जितना 200 साल पहले पढ़ा करते थे। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप लॉ के लिए नए हो तो बेसिक आपने पढ़ लिया, लॉ क्या होता है, लॉ को जान लिया, और जब आप पहला एक्ट पढ़ने लगो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही चालू करो, मजा आ जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपका जो बेस है वो डेवलप होगा। अब आते हैं अपन इस एक्ट के ऊपर में। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ईयर याद रखना जरूरी है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। 1872 प्रिस्क्राइब करता है द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया एंड इज द की एक्ट रेगुलेटिंग एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? जाहिर सी बात है, एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा लॉ है जो इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, इंडिया में क्या होगा, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितने भी एग्रीमेंट होंगे। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, डिटेल में थोड़ी देर में अपन डिस्कशन उस पर करने वाले हैं। बट मेरे हिसाब से आप 12th पास कर चुके हो, थोड़ा बहुत आपके मन में अंडरस्टैंडिंग होगी। अब कितनी सही है कितनी गलत है थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये जो एक्ट है अपना, ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनने हैं, जितने भी एग्रीमेंट होने, अब एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कोई सामान डिलीवर करने का एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कोई सेल परचेज करने का एग्रीमेंट हो गया, जितने भी एग्रीमेंट हो, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो, सब इस लॉ के थ्रू ही गवर्न होंगे। यानी अगर आपके साथ कोई भी कुछ चीटिंग करता है, आपको कुछ लॉस हो जाता है, तो आपके पास क्या रेमेडी है, कितना कंपनसेशन आपको मिल सकता है, ये सब आपको इसी एक्ट में देखने समझने को मिलेगा। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। आगे, the act is based on the principles of English common law and it is applicable to whole of India। अब ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर कौन सा? 1872। ये जो एक्ट है, ये बेस किया गया था, इसके जो प्रिंसिपल्स है, इसका जो बेस है, वो बेस फॉर्मूला इसका लिया गया था इंग्लिश के कॉमन लॉ से। इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स। तो जो यूनाइटेड किंगडम और वेल्स में जो लॉ चलते थे, कॉमन लॉ यानी जनरली रोजमर्रा में काम आने वाले लॉ। दूसरा मतलब इसका, जो भी बातें लिखी नहीं गई है प्रॉपर, ठीक है, जो भी बातें लिखी नहीं गई है प्रॉपर, बट जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो वो क्या बन जाता है? कॉमन लॉ बन जाता है। तो इंग्लिश में यानी इंग्लैंड में, यूके में जो लॉस चलते थे कॉमन, ठीक है, जो कॉमन लॉ होते थे रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उसी का एक बेस प्रिंसिपल बना के ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिखा, ड्राफ्ट किया। क्लियर हो गया बात? तो जो उनके वहां पे ब्रिटिश राज में चलता था, उनकी कंट्री में, वही चीज उन्होंने क्या किया? इंडिया में लेके आया, उसको हल्का बहुत इंडियन पैलेट के हिसाब से ट्वीक किया, उसमें कुछ चेंजेस किए। अब ये जो लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल होता है। मतलब आप जम्मू कश्मीर में रहो या कन्याकुमारी में रहो, ठीक है, आप गुजरात में रहो या उधर आप अरुणाचल प्रदेश में रहो, एक जैसे इसके प्रोविजन सब जगह एप्लीकेबल होंगे। आप चाहे मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट करो, आप राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट करो, बात सेम ही होने वाली है। सब जगह इसके प्रोविजन एज इट इज सेम तरीके से एप्लीकेबल होंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री इसके पीछे। होल ऑफ इंडिया बताने का मतलब यह है कि जब आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता था, आर्टिकल 370, ठीक है, जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। जब वो आर्टिकल एक्टिवेट था, अभी तो वो हट गया, पर जब वो एक्टिवेट था उस समय जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल होता था। मतलब उस समय पूरे इंडिया में तो ये कानून लग रहा है, बट जम्मू कश्मीर में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं हो रहा है। वहां पे उनके अलग कस्टम के हिसाब से, उनका जो वहां पे लॉ है उस हिसाब से वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होते थे और बनते थे। क्लियर बात है? बट जब से आर्टिकल 370 हटा है, तो इंडिया के जितने भी लॉ हैं, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आता है, तो वो भी क्या हो गया? जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल हो गया। साथ ही साथ अब लद्दाख में भी, यानी पूरे इंडिया को ये एप्लीकेबल होता है। आगे, before enactment of Indian Contract Act 1872, the courts in India used to apply English common law as suited to Indian conditions, customs and uses। जैसा कि मैंने पहले कहा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेस प्रिंसिपल ही क्या है? इंग्लिश का कॉमन लॉ। बट जब इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था, तो डिसीजंस कैसे दिए जाते थे या काम कैसे होता था, बिजनेस वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन कैसे होते थे, तो वो होते थे ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉज, ठीक है, जिसको इंडिया के कंडीशन, कस्टम और यूजेस के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किया गया था। बट धीरे धीरे हमको समझ में आया, क्योंकि इंडिया क्या एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, हमारा कल्चर अलग है पूरा, और हर 100-100 200 किलोमीटर में आप देखोगे कि हमारा कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, थोड़ी बहुत लैंग्वेज, एक्सेंट चेंज होते रहता है। और वही चीज ब्रिटिश से हमारे पास है, एक तो उनका कल्चर अलग, हमारा अलग। अब हमारा कल्चर में भी बहुत सारे कल्चर हैं और सब इतने अलग अलग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि आप एक जगह से दूसरी चीज लाओ और कॉपी पेस्ट करके लगा दो। थोड़े बहुत आपने चेंजेस किए से उससे काम बस चल रहा था। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ते गया, धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ते गया, क्या हुआ? हमको समझ में आने लगा, हमको यानी ब्रिटिशर्स को ये समझ में आने लगा कि भैया ये काम नहीं करेगा, ठीक है, एकदम एज इट इज हम उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं करेगा। इससे अच्छा क्या है, इंडिया के हिसाब से, इंडिया के ट्रेडिशन के हिसाब से, इनके कस्टम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? हमको एक ऑल टुगेदर नया एक्ट लाना पड़ेगा। इंडिया ने बोला भैया ब्रिटिशर्स का एक्ट यहाँ नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, आपको हमारे हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए एक अलग एक्ट बनाना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स को जब ये बात समझ में आई, तो उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लेके आया। Some difficulties were noticed in
using English common law. Accordingly, later the court started deciding cases based on Hindu personal laws and Muslim personal law, but the same were still not fit to address the business complexities. Accordingly, Indian Contract Act 1872 was framed. ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ब्रिटिशर्स ने एज इट इज एक्ट ले आया, उसको इंडिया के हिसाब से हल्का बहुत ट्वीक किया, बट फिर भी काम नहीं हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई जो हिंदू पर्सनल लॉ है उस हिसाब से डिसीजन ले लो। अगर कोई पर्सन मुस्लिम है, मुस्लिम इस्लाम फेथ को फॉलो करता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से डिसीजन देने लगो। तो इससे थोड़ा सा और उनको क्या हुआ, हेल्प हुआ। बट जैसे जैसे और टाइम निकलता गया, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज और ज्यादा बढ़ते गई, तब उनको समझ में आया कि नहीं भैया, अब इन पर्सनल लॉ से भी काम नहीं चलेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल टुगेदर एक नया एक्ट लाना पड़ेगा जो सबके लिए एक जैसा एप्लीकेबल हो। सर ये पर्सनल लॉस क्या होते हैं? तो पर्सनल लॉ हमने ऑलरेडी बेसिक वाली लॉ की क्लासेस में कवर कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको देखने मिल जाएगा, बट फिर भी एक बार हल्का सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पर्सनल लॉ क्या है? जैसे हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? अब जो हिंदूज हैं और जो मुस्लिम्स हैं, हमारा रहने करने का तरीका, ठीक है, हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस अलग हैं, ठीक है। तो हिंदूज के हिसाब से एक पर्सनलाइज हिंदू लॉ बनाया गया, मुस्लिम के कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से उनके लिए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, अगर कोई हिंदू के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप जाते हो कोर्ट में, आपको आपके पर्सनल लॉ के हिसाब से, ठीक है, आपकी टीचिंग्स, आपके स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, उस हिसाब से आपको डिसीजन दिया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मुस्लिम मुस्लिम के बीच में आपस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उनको उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से, जैसे मान लो एक मुस्लिम फैमिली है, वहां पे क्या है, प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, अब वहां पे दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या लिखा है उस हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। वैसे ही अगर कोई हिंदू फैमिली है, वहां पे अगर क्या हो रहा है, जैसे मान लो कुछ अगर आपको सेपरेशन होना है, दो कपल है, आपको सेपरेट होना है, ठीक है, तो कैसे होगा, क्या होगा, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे होगा। वहीं बिजनेस पे अगर हम बात करें, तो हिंदूज में कॉन्सेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का, वहीं मुस्लिम में ऐसा मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जैसे जैसे बिजनेस के रूप बदलते गए और ज्यादा हम एडवांस होते गए, टाइम आगे बढ़ता गया, कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, और ये हमको समझ में आया कि पर्सनल लॉ से भी अब बहुत ज्यादा बिजनेस के वर्ल्ड में काम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हमको एक सेपरेट एक्ट चाहिए, एंड हेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज फ्रेम्ड। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट, हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं अपन, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली फ्रेम्ड हुआ था, तो ये एक्ट में थे 4 पार्ट्स। इस एक्ट को हम आज के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट था लॉ रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का एकदम बेस, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या सारी चीजें होनी चाहिए, क्या सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम बेसिक चीजें जो थी सेक्शन 1 से लेके 75 तक, और यही हमको हमारे फाउंडेशन के करिकुलम में पढ़ना भी है। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा पार्ट था लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, सेक्शन 76 से सेक्शन 123। ये भी क्या था, जो ओरिजिनल 1872 में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्म हुआ था, उसी के ही ये पार्ट बता रहा हूं। पहला पार्ट क्या था, जनरल प्रिंसिपल। दूसरा था आज के डेट में जो हम अलग से सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखते हैं 1930, वो भी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, और कहां से कहां तक, तो सेक्शन 76 से लेके 123 तक, जिसको बाद में हटाया गया। क्या लिखा है, रिपील्ड एंड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ओरिजिनेटेड। रिपील मतलब हटा देना, रिपील मतलब क्या करना, हटा देना, डिलीट कर देना, और ऐसा डिलीट करना कि हम मानेंगे कि ये चीज कभी इसमें थी ही नहीं है, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। तीसरा पार्ट था लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे फाउंडेशन के करिकुलम में नहीं है, बट हाँ इंटरमीडिएट में बीकॉम वगैरह में आप इसको जरूर से पढ़ोगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, बेलमेंट, एजेंसी, ये सब आते हैं। तो ये क्या था, थर्ड पार्ट था 124 से 238 तक। लास्ट था फोर्थ पार्ट, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड, जिसको अब अलग से एक्ट बना दिया गया है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर हम देखें तो पुराना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी था, पार्टनरशिप एक्ट भी था, और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो था ही। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बेसिक एक्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा जनरल प्रिंसिपल बचा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकाल के अलग, फिर आ गया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो अपन बाद में पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वगैरह लेवल पे, और पार्टनरशिप वाला जो पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट था, लास्ट वाला, उसको भी हटा के एक अलग एक्ट बना दिया गया, एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ओरिजिनली कितने पार्ट थे, 4। पहला जनरल प्रिंसिपल, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला पार्ट, तीसरा है आपका कौन सा वाला पार्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट, और चौथा आपका पार्टनरशिप वाला। इसमें से क्या हुआ है आपका सेकंड और फोर्थ, ठीक है, सेकंड और फोर्थ, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट वाला पार्ट हटा दिया गया। अब सिर्फ 2 पार्ट ही है इसमें, जिसमें एक अपन फाउंडेशन में पढ़ेंगे, एक इंटरमीडिएट या बीकॉम वगैरह में भी आप इसको देखोगे। क्लियर हो गया हिस्ट्री? जी सर। अब आते हैं अपन बेसिक डेफिनेशंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन, बेसिक मीनिंग, यानी जो जो वर्ड्स हम रिपीटेड रूप में बार बार इस एक्ट में पढ़ते दौरान देखेंगे, उसको अभी से ही फर्स्ट लेक्चर में समझ लो। कल को किसी 5th 8th लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ प्रोमिसी ने ये किया, प्रोमिसर ने वो किया, एक्सेप्टर ने ये किया, तो आपको उस समय समझ में आना चाहिए कि भैया प्रोमिसी कौन होता है, प्रोमिसर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, दुनियादारी की सारी चीजें, ऑफर क्या होता है, सब चीजों को हम अच्छी तरीके से आज ही के लेक्चर में समझेंगे। तो चालू करते हैं अपना बेसिक डेफिनेशन।
अब बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहला चीज हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले चालू करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट की ही डेफिनेशन से। नीचे आए इधर, तो सेक्शन 2 क्लॉज एच, क्या बोलेंगे? सेक्शन 2, और ये जो ब्रैकेट में है इसको बोलेंगे क्लॉज, ठीक है? ब्रैकेट में जो है इसको क्या बोलेंगे? क्लॉज। तो 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। ध्यान रखने वाली बात ये, कोई भी एक्ट हो, 99% केसेस में जो भी एक्ट्स होते हैं उसमें जो भी डेफिनेशंस होती हैं, कोई भी वर्ड की जो उस एक्ट में आ रहे हैं उसका सेक्शन होता है सेक्शन 2, ठीक है? सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन वाला सेक्शन है मैक्सिमम हर एक्ट में। सिर्फ 2-3 इसके एक्सेप्शन है। एक जनरल क्लॉजेस एक्ट है, एक आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, उसमें दूसरे सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दी गई है वर्ड्स की। तो पहले आते हैं अपन 2H में। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल है बाय लॉ। अब समझ में हमको देखना है कि भैया एग्रीमेंट मतलब क्या होता है। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखो, 2E सेक्शन क्या? 2 क्लॉज ई। एग्रीमेंट क्या है? तो भैया एग्रीमेंट यहाँ पे लिखा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, क्या हो गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या? ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है? तो ऑफर ये रहा आपका 2A और एक्सेप्टेंस है आपका 2B, ठीक है? चालू किए थे अपन कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट बोला क्या? कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, ठीक है भैया? हम आ गए एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट बोलता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? एक एग्रीमेंट बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है? ऑफर एक्सेप्टेंस को समझेंगे, एग्रीमेंट समझ में आ जाएगा। एग्रीमेंट समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा। तो एकदम चलो बेसिक से चालू करते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस, और धीरे धीरे चारों पांचों चीजें बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है? आ जाओ। तो एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि आप बढ़िया से पढ़ाई किए और बन गए आप सीएमए, ठीक है? एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना फाउंडेशन इंटर फाइनल निकाले और बढ़िया से आप बन गए सीएमए। अब सीएमए में सबसे पहले आप क्या करोगे? सीएमए बन गए, जॉब के लिए जाओगे। अब जॉब में क्या होगा? कोई कंपनी है XYZ, वो क्या करेगी? कोई कंपनी है XYZ, वो अपने यहाँ पे निकालेगी प्लेसमेंट कि भैया हमको एक सीएमए की जरूरत है, ठीक है? तो ये कंपनी निकाल रही है कि हमको सीएमए की जरूरत है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आओ। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी दे रही है एक ऑफर कि भाई हमारे यहाँ सीएमए की जरूरत है, आप आ जाओ, ठीक है? कंपनी क्या कर रही है? आपको ऑफर दे रही है कि अगर आप एक सीएमए हो, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, हमको आपकी जरूरत है, आ जाओ। आप बोलोगे कि भैया मैं सीएमए हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रही है, मैं आ जाता हूँ। आप कंपनी को क्या दोगे? एक्सेप्टेंस, ठीक है? आप कंपनी को क्या दोगे? एक्सेप्टेंस दोगे। तो क्या इसी से आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई? नहीं। अब आप बात करोगे भैया सैलरी की, सैलरी कितना दोगे, है ना? कंपनी बोलेगी बताओ भाई कितना सैलरी आपको चाहिए। आप बोलोगे कि सीएमए बना हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, कम से कम मेरे को 15 लाख की तो सैलरी चाहिए। ये आपने क्या किया? ऑफर दिया कंपनी को कि आपको सीएमए की जरूरत है, ठीक है? मैं हूं, मैं आ गया, ठीक है? आपके ऑफर को मैंने एक्सेप्ट किया। अब पर मेरी एक कंडीशन है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि भैया 15 लाख दोगे तो ही मैं आऊंगा। कंपनी बोलती है कि ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाला है, आपको हम 15 लाख रुपए सैलरी देते हैं, साल भर का आपका 15 लाख का पैकेज फिक्स हो गया। अब यही है आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस का केस। वो क्या है? ऑफर। कंपनी ने ऑफर किया कि हमारे यहाँ सीएमए की जरूरत है, आ जाओ। आप बोले कि हाँ भैया मैं आ जाता हूँ। कंपनी ने क्या किया? ऑफर किया कि सीएमए की जरूरत है, आ जाओ। आप बोले हाँ मैं आऊंगा। आपने क्या किया? एक्सेप्ट किया। ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस, ठीक है? फिर आपने ऑफर किया कि भाई मेरे को 15 लाख की सैलरी चाहिए वरना नहीं आऊंगा। कंपनी बोली ठीक है भैया 15 लाख दे देंगे, आ जाओ। ये हो गया एक और एक्सेप्टेंस और ऑफर का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अंतर क्या है बताते जा रहा हूँ। जब आपने ऑफर दिया और एक्सेप्टेंस आया, एक और ऑफर आपने दिया, एक और एक्सेप्टेंस आया, 2 ऑफर हो गए टोटल और 2 एक्सेप्टेंस यहाँ पे हो गए। एक हो गए पोस्ट के लिए, एक हो गया सैलरी के लिए। ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस। जब 2 ऑफर और 2 एक्सेप्टेंस मिल जाए, जब क्या? यही 2 ऑफर और 2 एक्सेप्टेंस मिल जाए, वो हो जाता है हमारा एग्रीमेंट। तो क्या बोलते हैं हम? एग्रीमेंट। समझ में आ गया? अगर एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस है तो इसको बोला जाता है प्रॉमिस। इसको क्या बोला जाता है? प्रॉमिस, ठीक है? शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रॉमिस। या हम कह दें कि 2 प्रॉमिस अगर मिल जाए तो क्या हो गया? एक एग्रीमेंट। और प्रॉमिस मतलब क्या? ऑफर और एक्सेप्टेंस, दोनों ही चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बोलें कि आप ऑफर देते हो कंपनी को कि भाई मैं को 15 लाख चाहिए, कंपनी बोलती है कि नहीं भैया हम 4 लाख देंगे, आप मना कर देते हो, तो क्या यहाँ पे एग्रीमेंट बना? ना। एग्रीमेंट यहाँ पे बना क्या? नहीं, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस पूरा ही नहीं हुआ। जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस पूरा नहीं होगा एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अब जब ये एग्रीमेंट बन गया, आपने क्या किया? साइन वाइन कर लिया, कंपनी में आप गए जॉब करने। जब आप जॉब कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी ने 15 लाख तो बोला था, बट आपको वो 15 लाख रुपए सैलरी नहीं दे रहे हैं। आपको वो मान लो 8 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं। कंपनी आपको कितनी सैलरी दे रही है? 8 लाख रुपए के हिसाब से आपकी जो है सैलरी की अकाउंटिंग हो रही है। अब ये गड़बड़ चीज है कि सही चीज है?
बिल्कुल गड़बड़ चीज है। कंपनी ने प्रॉमिस किया था, दावा किया था, पेपर पे लिखवाया था कि हम 15 लाख देंगे और दे रही है 8 लाख। आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आप जाओगे कोर्ट के पास। क्या आप जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था, कंपनी ने प्रॉमिस तोड़ा, अब आप जा सकते हो कोर्ट के पास। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट को अगर सामने वाली पार्टी तोड़ती है और उसको लेकर हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। एकदम सही चीज हुई है, सही चीज क्या हो गई? टूट गई, तो हम उसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ हमको पावर देता है कि हमारे साथ अगर कुछ भी चीज गड़बड़ हुआ है, हमारा एग्रीमेंट टूटा है, हमारे क्लॉज का वायलेशन हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, ठीक है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, यानी अगर किसी भी पार्टी को नुकसान होता है वो जा सकता है कोर्ट के पास, दैट इज अ क्या? कॉन्ट्रैक्ट। अब पढ़ो, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट क्या है? ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा। वही एग्रीमेंट, यहाँ पे देखो आगे, वही एग्रीमेंट के साथ जब एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ जाती है, लॉ की ताकत आपके पास आ जाती है, वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ। खत्म बात, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया फटाफट से। यही है यहाँ ठीक है। सेक्शन 2A डिफाइंस प्रपोजल और ऑफर। प्रपोजल बोलो या ऑफर बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, हमारे यहाँ ऑफर ज्यादा चलता है। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वहां प्रपोजल ज्यादा वर्ड चलता है, तो उनके एक्ट में प्रपोजल प्रपोजल लिखा है, हमारे में ऑफर लिखा है, दोनों सेम चीज है। तो 2A बोलता है ऑफर क्या है? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे को सिग्निफाई करे, क्या? हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस यानी क्या हो गया? इच्छा। टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ काम करने के लिए या कुछ काम नहीं करने के लिए। ठीक है, अभी तक अपन ने कुछ काम करने के लिए वाला एग्जांपल देखा है, ये वाला भी आपको मैं देता हूं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे को सिग्निफाई करता है मेरी इच्छा, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई काम करने के लिए कोई काम नहीं करने के लिए। जैसे कंपनी XYZ ने आपको बोला कि भैया हमारे पास सीएमए की जरूरत है, आ जाओ सीएमए का काम आप संभाल लो, आप चले गए। या आपने क्या किया? आपने अपनी विलिंगनेस दी टू डू समथिंग, ठीक है, टू एनीथिंग। वहीं अगर मान लो XYZ की कॉम्पिटिटर है ABC, ABC आपको बोलती है एक काम करो, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप XYZ में मत जाओ, XYZ में जरूरत है उसको भूखे मरने दो, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, उसके पास मत जाओ। आप बोलते हो कि ठीक है भैया 10 लाख रुपए ले आओ, मैं XYZ में जाता, मेरे को पूरे साल भर में धीरे धीरे 15 लाख मिलता है, आप एक बार में मेरे को 10 लाख दो, मैं XYZ में नहीं जाऊंगा, दूसरी किसी कंपनी में देख लूंगा, या खुद का प्रैक्टिस चालू कर दूंगा। तो अब आपने ABC से क्या एग्रीमेंट किया कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, आपने क्या बोला कि मैं XYZ के यहां नहीं जाऊंगा और उसके रिटर्न में मेरे को पैसे दे दो। तो टू डू या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई काम करने के लिए या कोई काम नहीं करने के लिए। जैसे मेरे पास कोई बहुत बड़ा ब्रांड आता है और वो बोलते हैं कि ये लो आप एक अमाउंट रखो और अब से आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो अपने चैनल पे नहीं डालोगे। मैं बोलता हूं कि ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? वीडियो डालने से मना कर रहा हूं, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ समथिंग। तो ये क्या हो गया? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कोई काम करने से मना करना। टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर और सच एक्ट और एब्सिस्टेंस ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को इच्छा जताता है कोई काम करने की या नहीं करने की, उस इंटेंशन से कि भैया सामने वाला हाँ बोल दे कि वो काम या तो करेगा, या जो हम बोल रहे हैं कि काम नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। तो जो पर्सन क्या है लेके आ रहा है, ठीक है, वो क्या लेके आ रहा है? ऑफर लेके आ रहा है कि आप ये काम कर लो या ये नहीं करो और अपनी हाँ कर दो। दिस इज नोन एज क्या? प्रपोजल या ऑफर। इंडिया में ऑफर ज्यादा चलता है, यूके वाले लॉ में प्रपोजल ज्यादा चलता है, बट वन एंड द सेम थिंग है। चाहे आप बोलो कि ऑफर की डेफिनेशन है तो भी करेक्ट है, प्रपोजल की डेफिनेशन बोलो तो भी करेक्ट है। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज आपका 2B एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस। ठीक है, एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस अगेन वन एंड द सेम थिंग। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, जब किसी पर्सन को प्रपोजल दिया जाए और वो अपना क्या दे दे? एसेंट दे दे, अपनी इच्छा जता दे, बता दे कि भैया हाँ मैं ये काम करने को रेडी हूं या ये काम करने को रेडी नहीं हूं, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। और जब कोई प्रपोजल क्या है? एक्सेप्ट हो जाए तो उसको या तो बोल दो कि भैया प्रॉमिस हो गया यहाँ पे, या बोल दो कि एक्सेप्टेंस आ गया। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? 2C, ठीक है, क्या है? प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों ही, प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों की डेफिनेशन 2C में ही दी गई है। क्या है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। जो पर्सन प्रपोजल लेके आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज क्या? प्रोमिसर। जैसे हमारे केस में XYZ कंपनी क्या है? प्रोमिसर है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। हमारे केस में प्रोमिसी कौन है? आप, जो आगे जाके CMA बनने वाले हो। क्लियर बात है? तो जो ऑफर लेके आया
फर्स्ट टाइम कौन है? प्रोमिसर। जो एक्सेप्ट किया वो कौन हो गया? प्रोमिसी। अब सेकंड केस में जब सैलरी नेगोशिएशन की बात आ रही है, आपने पहला ऑफर दिया, आप क्या बन गए? प्रोमिसर। कंपनी ने एक्सेप्ट किया, कंपनी क्या बन गई? प्रोमिसी। तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। अंतर क्या है? जो ऑफर लेके गया कौन हो गया? प्रोमिसर। जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो कौन है? प्रोमिसी। दोनों भी कहां डिफाइंड है? 2C में। नेक्स्ट इज व्हाट? 2D कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो डेडिकेटेड चैप्टर भी है आगे। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing something, such an act or absistence or promise is called consideration for the promise. क्या बोल रहा है यहाँ पे? जब प्रोमिसर के डिजायर पे, प्रोमिसर यानी कौन? जो ऑफर लेके आ रहा है, उसके डिजायर पे, उसकी इच्छा पे जो प्रोमिसी है कोई काम करने से, ठीक है, हैज डन, कोई काम कर चुका है या मना कर रहा है, मना कर चुका है कि मैं नहीं करूंगा, कोई काम करेगा या करने के लिए मना कर रहा है, ठीक है, या कोई काम वो कर रहा है और करने के लिए मना कर रहा है। तीसरा, कोई काम आगे जाके करेगा, टू डू यानी आगे जाके, फ्यूचर टेंस, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, आगे जाके ये काम नहीं करूंगा। समथिंग यानी कुछ भी चीज वो हो सकता है। सच एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे सिंपल तीनों भैया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टेंस के बारे में बात कर रहा है। कोई भी पर्सन है जो एक्सेप्ट करने वाला है, वो बोल रहा है कि ठीक है भैया ये काम मैं करूंगा, या वो काम आगे जाके करूंगा, ये काम मैं कर रहा हूं या मैं कर चुका हूं, या मना कर दे कि ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरी पार्टी के लिए क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन हो जाएगा। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ आपको ऐसे रिटर्न में मिल जाए। जैसे कंपनी ने बोला भैया हमको सीएमए चाहिए, तो कंपनी के लिए आप ऑल टुगेदर क्या हो गए? एक तरीके से कंसिडरेशन हो गए। कंपनी को सीएमए चाहिए था, आप चले गए कि भैया मैं हूं सीएमए। अब आप बोले कि भैया मैं आऊंगा, फ्री में नहीं आऊंगा, पैसा चाहिए। मेरा कंसिडरेशन क्या है? 15 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर बात है। कंपनी का कंसिडरेशन क्या है? आप उनको सीएमए की सर्विस दोगे, उनका काम करके दोगे, बदले में आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है पैसा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है वो पैसे में हो, काइंड में भी हो सकता है, बट जनरली हम पैसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या हो गया? रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है? कंपनी को सीएमए चाहिए था, आप चले गए, रिटर्न में आपको क्या मिला? पैसा मिला। कंपनी के एंगल से जो कंपनी के पास पैसा गया, पैसा कंपनी की तरफ से गया, रिटर्न में क्या मिला? रिटर्न में उनको सीएमए मिल गया। तो दिस इज व्हाट? कंसिडरेशन। ठीक है, एग्रीमेंट देख चुके हैं। 2F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? तो रेसिप्रोकल भैया मैथ्स में अपन ने पढ़ते हैं, वही चीज है यहाँ पे। Promises which form the consideration or part of a consideration for each other are called reciprocal promises. Reciprocal promises require both the parties to the agreement to do something. Reciprocal promises, मान लो बाजार में गए सब्जी खरीदने, ठीक है, आपने बोला भैया भिंडी कितना रुपए किलो, सामने वाले ने बोला भैया 40 रुपए किलो। आप बोले कि नहीं नहीं भैया 40 में नहीं, मेरे को 2 किलो चाहिए, काम करो 30 रुपए किलो के हिसाब से लगा लो, तो मैं आपसे 2 किलो खरीद लूंगा। सामने वाले ने आपको क्या प्रॉमिस किया कि भैया 40 रुपए दो, 1 किलो भिंडी ले जाओ। उसके प्रॉमिस पे आपने आपका प्रॉमिस फेंक के मारा कि भाई मेरे को 1 नहीं 2 किलो लूंगा, पर मेरे को 30 रुपए किलो के हिसाब से भाव लगा दे। तो जब एक प्रॉमिस का उल्टा प्रॉमिस दूसरे साइड से आए, यानी क्या हो रहा था? भिंडी वाला क्या था? एक तरीके से प्रॉमिसर था, और आप होने वाले थे प्रॉमिसी। बट आपने एक उल्टा क्या कर दिया? आपने उल्टा उसको ऑफर दे दिया, अब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी प्रॉमिस के ऊपर जब एक और प्रॉमिस आ जाए, वो क्या हो गया आपका? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या होता है? मैथ्स में अपन क्या देखते थे? मैथ्स में देखते थे कि भैया ये नंबर 9 है, 9 लिखा है यानी 9/1 भी इसको बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/9। तो 9 अपना स्टैंड अलोन खड़ा हुआ था, इसके ऊपर जब कोई चीज आ जाए तो वही है, प्रॉमिस के ऊपर जब एक और प्रॉमिस आ जाए वो क्या हो गया आपका? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सिंपल मैथ से अपन ने इसको समझ लिया। आगे 2G वॉइड एग्रीमेंट। आई नो भैया वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट डिटेल में आपको धीरे धीरे हौले करके समझा रहा हूं, तो भैया टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, और बेस है इसमें, आपको टाइम लगाना भी चाहिए। आते हैं अपन वॉइड एग्रीमेंट पे। तो लिखा है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। थोड़ी देर अपन ने पहले पढ़ा कि एक एग्रीमेंट जिसके पास लॉ की पावर हो, वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पर अगर कोई एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके पास वो लॉ की ताकत ही नहीं है, वो क्या हो गया आपका? ऐसा एग्रीमेंट आपका हो गया वॉइड एग्रीमेंट। मतलब क्या? जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पर्सन से, मैंने किसी एक्स पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया तू वाई का मर्डर कर देना जाके, और मैं तेरे को 15 लाख रुपए दूंगा। अब उसने वाई का मर्डर कर दिया, एक्स ने क्या किया? वाई का मर्डर कर दिया। अब मैं बोला भैया हम पे तो हाई नो, मैं तो पैसा नहीं दे सकता तुमको, ठीक है। अब क्या, जो एक्स है वो कोर्ट में जाएगा कि मैंने वाई का मर्डर किया था, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये देखो सील साइन लगी हुई है, सामने वाला मेरे को पैसा नहीं दे रहा। जरा सोच के देखो, क्या वो कोर्ट में जा सकता है? क्या आंसर इज नो, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि किसी को मर्डर करने का एग्रीमेंट ही अपने आप में क्या है? इलीगल है, आप काम ही नहीं कर सकते। अगर आपने वो काम कर दिया है
तो आप उसके खिलाफ लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते क्योंकि उसके पास लॉ की पावर ही नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दूसरा एग्जांपल, मैं किसी आदमी एक्स से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं स्मगलिंग का, ठीक है, और मैं उसको कुछ एडवांस पैसा भी दे देता हूं, भैया कुछ फलाना पदार्थ वो मेरे को स्मगल करके लाके देगा। अगले आदमी ने वो स्मगलिंग करके मुझे सामान नहीं दिया, क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं कि भैया हम इलीगल तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग करने वाले थे, मैंने एडवांस भी दे दिया, मेरा नुकसान हो गया, अगला मुझे गोल्ड ही नहीं दे रहा है? सबसे पहले लॉ मुझे अंदर करेगा कि तुम स्मगलिंग करवा रहे हो। तो क्या मैं कोर्ट के पास जाऊंगा? नहीं, मैं बोलूंगा ठीक है भैया 10-15 लाख रुपए डूब गए, कोर्ट के पास नहीं जाऊंगा, ना जेल में सड़ा देंगे। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसके पास लॉ की ताकत नहीं है, यानी अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है आप कोर्ट में नहीं जा सकते, दैट एग्रीमेंट इज नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। समझ में आया? एकदम सिंपल। नीचे आते हैं अपन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे अभी अपन ने देखा वॉइड एग्रीमेंट, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be, मतलब क्या है यहाँ पे? अब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था स्मगलिंग का, सभी को पता है स्मगलिंग क्या है, इलीगल है, और एक अपन केस अज्यूम करते हैं कि स्मगलिंग जो है वो लीगल है अभी के, ठीक है। एक यहाँ पे अपन टाइमलाइन बना लेते हैं, ये हो गया अपना जनवरी मान लो इसको, ये हो गया आपका दिसंबर, और ये कहीं हो गया बीच में अगस्त, ठीक है। अब अपन ने जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट किया स्मगलिंग का, स्मगलिंग अभी इलीगल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि भाई हर महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा दिसंबर तक एक सर्टन क्वांटिटी मेरे पास गोल्ड की आते जाएगी, और पेमेंट मैंने कर दिया है उसको एडवांस में, ठीक है, क्लियर बात है एकदम। अब मानो जनवरी तक क्या है, लीगल चीज है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक क्या है, पूरा लीगल काम हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगस्त में मान लो सरकार एक लॉ ले आती है, स्मगलिंग क्या है, बैन है, इलीगल एक्टिविटी, कोई भी करता पाया गया उसको क्या कर लेंगे, जेल के अंदर में डाल देंगे, क्लियर बात एकदम। अब क्योंकि अब ये चीज क्या हो गई है, इलीगल, अब अगर आगे ये काम होगा और सामने वाला पकड़ाया तो ये क्या हो गया, इलीगल, वो भी जाएगा, मैं भी फंसूंगा, ठीक है। तो क्या सामने वाला इस काम को करेगा? नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। बट अगर सामने वाला काम को करने से मना कर दे इस रीजन के चक्कर में, तो क्या मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, ये इलीगल चीज जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। ये क्या हो गया है, इलीगल चीज डिक्लेयर। मतलब क्या, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किया पहले, उस समय वो चीज क्या थी, लीगल थी, उस समय क्या थी, वो चीज लीगल थी, अब वो चीज क्या हो गई है, इलीगल हो गई है, तो आगे अगर कुछ भी काम होगा तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दिस इज व्हाट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब वो चीज लीगल है, अचानक से कुछ लॉ में चेंजेस हुआ, वो चीज क्या हो गई, इलीगल। जैसे लिकर बनाने की अपन मशीन डालते हैं, मैंने सब डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया आपको हर महीने में इतना इतना जो लिकर है वो सप्लाई करते जाऊंगा, अचानक से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लिकर बैन। अब जब लिकर बैन है, मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो सामने वाले को मैं बेच नहीं सकता, तो मैं बेच नहीं पा रहा, डिस्ट्रीब्यूटर उसको आगे नहीं दे पा रहा, डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस हो रहा है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा कोर्ट के पास कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये मेरे को लिकर नहीं दे रहे तो मुझे फाइन दे? नो, नहीं हो सकता। तो यही है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, जो चीज शुरू से गलत है और आप उसका कर लेते हो एग्रीमेंट। चीज क्या है, शुरू से गलत है और आप उसका एग्रीमेंट कर लेते हो, तो ना आप पहले जा सकते थे ना आप अभी जा सकते हो। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो चीज क्या थी, एब्सोल्युटली लीगल। अगर मार्च में मेरी तरफ से लिकर की सप्लाई में कुछ गड़बड़ होती, अप्रैल में कुछ गड़बड़ होती, मई में कुछ गड़बड़ होती, अगला चले आता कोर्ट के पास और जो भी कोर्ट डिसीजन देता मेरे को मानना पड़ता, फाइन पेनल्टी देनी पड़ती। बट अगर कोई जाए सितंबर में, अक्टूबर में, तो ये कोई भी बात यहाँ पे अराइज होगी ही नहीं, क्योंकि अब वो चीज इलीगल डिक्लेयर हो चुकी है। तो हमने जो जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या हो गया, वॉइड। यानी अब उसके पास लॉ की पावर जो पहले थी अब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म। लास्ट आपका है सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना, वॉइड अलग है, वॉइडेबल अलग है। वॉइडेबल क्या है अपना, वॉइडेबल बोलता है एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल तो है, बट एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, इज अ वॉइडेबल। मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल, दो पार्टी है, एक्ट किए आपस में, ठीक है, आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है, जैसे ये ए है, बी है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि भैया आपको टाइम टू टाइम मुझे क्या है, रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहना है। अगर मान लो महीने की 5 तारीख तक रॉ मटेरियल नहीं आया, आपके ऊपर फाइन पेनल्टी में लगा दूंगा, या कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ दिया है, आप सामान नहीं भेज रहे हो, ऐसा मान के मैं कोर्ट के पास चलूँ। क्लियर बात है जी सर। अब मान लो महीने की 7 तारीख आ गई, बी ने अभी तक उसको सामान नहीं दिया, तो मेरे को बताओ कोर्ट के पास जाएगा कौन, कोर्ट के पास जाएगा ए। क्यों जाएगा ए, क्योंकि नुकसान किसका हुआ, ए का नुकसान हुआ, ठीक है। एग्रीमेंट लीगल था, बिल्कुल लीगल था, तो क्या इसके पास लॉ की पावर है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, बिल्कुल है। बट किसके पास वो लॉ की पावर है, किसका नुकसान हुआ, ए का। क्या बी जा सकता है कोर्ट में कि भैया मैंने तो इसको 7 तारीख तक सामान दिया नहीं,
अभी जाएगा नहीं भैया, जज साहब ही बोल देंगे कि गलती तुम्हारी है, तुम क्या कोर्ट में किस बात के लिए आ रहे हो। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ की पावर एक पार्टी के पास आती है, दूसरे के पास नहीं, ठीक है, क्या बोल रहा है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। एक पार्टी के पास लॉ की पावर है, दूसरे के पास पावर नहीं है। वन और मोर क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लो बी सप्लायर है, बी ने ए से और सी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब ए को भी सामान नहीं मिला, सी को भी सामान नहीं मिला, तो ए और सी दोनों मिलके जा सकते हैं कोर्ट में बी के खिलाफ। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब लॉ की पावर एक है, उससे ज्यादा पार्टी के पास है, बट जो अदर पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, उसके पास वो पावर नहीं है, तो ये हो जाता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी void if the party having the option do not make it valid। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या void बन जाएगा अगर पार्टी जिसके पास ऑप्शन है वो उसको वैलिड नहीं बनाता है, ठीक है। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज टॉपिक है अपना विल ऑल एग्रीमेंट गिव अ राइट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको अपन समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल होता है लॉ से, ठीक है, उसी के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। क्या हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर लें, क्या हर एग्रीमेंट के पीछे हम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो कि मैं अगर एक बार में जून 24 में, दिसंबर 24 में फाउंडेशन पास कर लेता हूं तो आप मेरे को नई बाइक ला के दोगे। सेम चीज मेरे साथ हुई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। मैंने और पापा ने प्रॉमिस किया था, मैंने पापा को बोला था कि मेरे इंग्लिश में 90% से ज्यादा आएंगे। पापा बोले तेरे आ ही नहीं सकते। मैं बोले आ गए तो पापा बोले कि ठीक है तू जो बोलेगा ला के देंगे। उस समय घर में गाड़ी की जरूरत थी, मैं बोला कि भाई हमको गाड़ी की जरूरत है, स्कूटी ऑलरेडी घर में है, मुझे बाइक चाहिए, ठीक है। पापा बोले कि ठीक है तो 90 के ऊपर 91 भी ले आ, बाइक तेरी। अब क्या हुआ, रिजल्ट आया 90 से मेरे ज्यादा आ गए इंग्लिश सब्जेक्ट में, क्लास 10th बोर्ड की बात है, सीबीएसई। पापा ने क्या किया, बाइक नहीं दिलाई। अब बताओ ये जो प्रॉमिस हुआ था बिटवीन मी एंड माय फादर, क्या इस चीज को लेके मैं कोर्ट में जा सकता हूँ क्या, कि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था, हमारे बीच प्रॉमिस हुआ था कि पापा मुझे बाइक दिलाएंगे, अब वो दिलाने से मना कर रहे हैं, मैंने तो अपना काम किया, क्या इस चीज को मैं कोर्ट में ले जा सकता हूँ क्या। आंसर इज नो। क्यों, बिकॉज एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइट्स टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, मस्ट गिव राइट्स टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। हम जब बात करते हैं कोर्ट में जाने की, तो कोर्ट भैया कोई जू या पार्किंग ऐसा कुछ वो नहीं है, पब्लिक पार्क नहीं कि आप कभी भी मन उठाए चले गए। किसी एक पार्टी को नुकसान होना चाहिए। अब यहाँ पे तो मेरे नंबर अच्छे आ गए, आगे जाके मेरे को मेरे करियर में फायदा होगा, इसमें नुकसान मुझे क्या हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इससे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो। तो जब तक कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो, सही में कोई बहुत ऐसा नुकसान ना हो रहा हो, तब तक वो एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एनफोर्सेबल, ठीक है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करे कि भैया बर्थडे पे एनिवर्सरी में आपको डायमंड का नेकलेस ला के दूंगा, ठीक है, मस्त रूबी की अंगूठी ला के दूंगा, और एनिवर्सरी या बर्थडे पे पहुंच जाए तो सिल्वर रिंग, सिल्वर नेकलेस, तो क्या वाइफ केस कर सकती है। आंसर इज नो, क्योंकि कोई लीगल ऑब्लिगेशन दोनों के बीच में क्रिएट नहीं कर रहा है। एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, दैट कैन बी सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन भी हो सकते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकते हैं। सोशल ऑब्लिगेशन का एक और एग्जांपल, जैसे मैंने प्रॉमिस किया, मैंने मान लो जनवरी में प्रॉमिस किया कि मैं क्या करूंगा, आने वाली मार्च में 10,000 रुपए का दान एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा। मार्च आ जाता है, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन वाले आते हैं, एनजीओ वाले आते हैं, बोले आपने प्रॉमिस किया था, आप 10 डोनेट करोगे, करो। मैं बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डोनेट नहीं कर सकता अभी, तो क्या वो मेरे ऊपर केस करेंगे। सर इज नो, क्योंकि वो जो हमारा एग्रीमेंट था वो क्या था, कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा था, वो क्या था, एक सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा था। और जब तक एन एग्रीमेंट गिविंग राइट्स टू अ सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कोई भी एग्रीमेंट सोशल ऑब्लिगेशन को रियलाइज कर रहा है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द टर्म agreement is a wide term and it includes both social and legal obligation, but only those agreement which the parties intend to enforce legally culminates into a contract. agreement क्या एक wider term है, इसमें social obligation भी आते हैं, legal वाले भी आते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट यानी प्योर लीगल एकदम। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, चल दो भैया, एग्रीमेंट ब्रीच हुआ तो आपको देखना पड़ेगा कि सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही थी या लीगल क्रिएट हो रही थी। लीगल क्रिएट हो रही थी और एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब वो क्या सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट है, चले जाओ कोर्ट में। अगर सोशल ऑब्लिगेशन था तो वो क्या है, एक एग्रीमेंट है, नहीं फुलफिल हुआ, बहुत ज्यादा कुछ एक्शन नहीं ले सकते। एन एग्रीमेंट is regarded as a contract when it is enforceable by law. Legal obligation arise to make an agreement a contract. It means that an agreement must give a rise to legal obligation. There must be an intention to create legal obligation. In case of agreement regulating business relation, it is assumed that the parties intended legal consequence. ये माना जाता है बिजनेस रिलेशन में कि अगर कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो लीगल ऑब्लिगेशन कॉज करने के लिए हो रहा है। दैट्स व्हाई कोई भी एग्रीमेंट जो बिजनेस के दायरे में किया जाए वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन।
बट कोई भी एग्रीमेंट जो सोशल दायरे में किया जाए, जैसे मैंने आपको बोला फादर और सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, परसेंटेज लाओ बाइक ले जाओ, ठीक है, रिजल्ट लाओ कार ले जाओ, कोई भी चीज हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ, बर्थडे है नेकलेस दूंगा, ठीक है, डायमंड का दूंगा, लेके आ रहे हैं सिल्वर का, तो इससे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही है। डोनेशन देने के लिए हामी भरी, बाद में पीछे हो गया, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं बिगड़ रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है जो ब्रीच हो गया, तो सामने वाले पार्टी को बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है उससे, ठीक है। अब अगर हस्बैंड डायमंड बोल के सिल्वर ला के दे, उसमें वाइफ का क्या लॉस है? वाइफ को तो उल्टा एक नेकलेस मिल ही रहा है, ठीक है, कम वैल्यू का मिल रहा है, कम प्रीशियस है, बट कुछ तो मिल ही रहा है ना, ऐसा तो नहीं है उसको वाइफ को बहुत नुकसान हो गया, तो इसमें वो कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विल ऑल एग्रीमेंट गिव अ राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या सारे एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते? तो आंसर इज नो, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बिकॉज एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड इंक्लूड्स बोथ सोशल एज वेल एज लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन वाले ही एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नॉट अदरवाइज। समझ में आया एकदम एक एक चीज? सर नेक्स्ट हमको दिख रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अपन कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका अच्छा खासा एक बेस बन गया है। अब जो बाकी आपको चीज दिख रही है, देखो एग्रीमेंट दिख रहा है, अब ये मेरे को नहीं लगता आपको बहुत और डीप में जाके पढ़ने की जरूरत है, फटाफट से समझेंगे निकल जाएंगे। कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए अब स्पीड हमारी थोड़ी सी बढ़ेगी। फर्स्ट में रुक के हौले हौले एक एक चीज अपन ने समझी है, अब सेकंड पार्ट से फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ती जाएगी। तैयार रहना एकदम बढ़िया से, वीडियो को भैया लाइक शेयर करते रहना, कोई भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करूंगा कि वो सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं, अंटिल